हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और ये हफ्ता रहा है मुश्किल भरा, जहां पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में बाजार लाल निशान में बंद हुए हैं। क्या लगातार 5वें दिन और पूरा हफ्ता हम देखेंगे नेगेटिव क्लोजिंग, या फिर आज वीकली एक्सपायरी के बाद आएगी मजबूती? इस सवाल का लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ढेरों ग्लोबल फैक्टर्स और डोमेस्टिक मार्केट के न्यूज़ के बीच अनिल जी आज एक और ट्रेडिंग सेशन के लिए हैं तैयार। सर बताएं, आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? कुछ फायरवर्क्स दिख सकते हैं आज, या फिर से कंसोलिडेशन? उम्मीद तो की जाएगी कि कुछ अच्छी तेजी होनी चाहिए, कुछ खरीदारी होनी चाहिए, और होगी भी दीप। सवाल यही कि ऊपर टिकेगा या नहीं, इसका विस्तार से करेंगे विश्लेषण। लेकिन उससे पहले आज के बड़े ट्रिगर्स आपके सामने रख दिए जाए। हम भले सुस्त हों, S&P चुस्त है। अमेरिकी बाजारों में लगातार छठे दिन तेजी का सिक्सर और रिकॉर्ड बनने का सिक्सर लगाए। S&P में तेजी होती दिखी है। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री के आंकड़े बेहद दमदार हैं। आयशर के हालांकि आंकड़े उतने मजबूत नहीं, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने तगड़ी बिक्री के आंकड़े दिए हैं। टेलीकॉम सेक्टर को लेकर ढेर सारा एक्शन और घमासान। टैरिफ बढ़ाने की जरूरत बताई है सुनील भारती मित्तल साहब ने। हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी है कि आज भारती एयरटेल कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है अपने कस्टमर्स के लिए नए तरह के प्लान्स का। मॉनसून को लेकर अच्छी खबर, जुलाई के महीने में सामान्य बारिश का अनुमान है और तीसरे हफ्ते जुलाई के मॉनसून बड़ी तेज रफ्तार पकड़ता हुआ दिखेगा। तो मॉनसून को लेकर एक जो बड़ी हमेशा अनिश्चितता रहती है, उसमें राहत की खबर है कि इस साल भी मॉनसून को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं। तो ये हैं सारे संकेत, और ज्यादातर संकेत दीप आपको अच्छे पॉजिटिव साइड पर नजर आएंगे। जी बिल्कुल सर, तो ज़्यादातर संकेत हम रोज ही सर डिस्कस कर रहे हैं, लगभग पॉजिटिव या न्यूट्रल साइड पर ही रहे हैं। खबरें भी अच्छी हैं। IMD ने कहा है कि मॉनसून थोड़ा रुक गया है, तो क्या हुआ, जुलाई में अगर आप एंड में देखेंगे तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। सेल्स भी ऑटोज की अच्छी आ रही है, अनलॉक ट्रेड भी चल रहा है सर। तो बाजार ऐसी चाल क्यों दिखा रहे हैं? और सवाल यही बनता है सर कि क्या बाजार की तरफ हमें अप्रोच भी थोड़ी बदलनी चाहिए? ये कंसोलिडेशन का जो फेज आ गया है इस समय मार्केट में। अप्रोच बदलने की बात दीप हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, और स्पेशली जून के सेकंड हाफ में। और वो बदलने की बात सिर्फ इतनी कि एक तरफा तेजी से दोनों तरफ का मार्केट। अभी भी ऐसा कुछ नहीं बदला है जिससे कि हमें बहुत चिंता करनी पड़े कि बाजार ने टॉप बना दिया और वापस से नया हाई नहीं बन सकता, 16,000 नहीं जा सकते, सब कुछ खराब है। वैसा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक फैक्टर खराब है जिसकी वजह से बाजार ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं, वो है FIs की बिकवाली। उसके अलावा मुझे बताइए क्या खराब है। लोकल ट्रिगर्स में देखिए, ऑटो सेल्स के आंकड़े दमदार हैं। लोकल ट्रिगर्स में देखिए, मॉनसून अच्छा आता हुआ दिख रहा है। ये क्वार्टरली रिजल्ट जो खत्म हुए, यहाँ कोई समस्या नहीं। अगले क्वार्टर में अगर कोई समस्या होगी तो अभी तो जुलाई सेकंड वीक के बाद पता चलेगा, जब रिजल्ट्स पूरे आने लगेंगे। तो लोकल घरेलू फंड थोड़ी बहुत खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो लोकल ट्रिगर्स में कुछ भी खराब नहीं है, सिर्फ एक FIs की बिकवाली के। और दूसरा, कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि ढेर सारे QIPs आ रहे हैं, ढेर सारे IPOs आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा हो सकता है उधर शिफ्ट होता है। देखिए, कई सारे प्रमोटर्स हैं या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें अपनी स्टेक कम करनी है। उन्हें लग रहा है लाइफ टाइम हाई के आसपास है, या 5-5, 6-6 हजार, 8-8 हजार करोड़ की आप ब्लॉक डील जो होते हुए देख रहे हैं, वो एक थोड़ा सा पैसा उधर शिफ्ट कर रही है। एक वो रीजन हो सकता है। तो लोकल ट्रिगर्स में सिर्फ लिक्विडिटी फ्लोज, FIs की तरफ से बिकवाली, और दूसरी तरफ से प्रमोटर्स या बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से ब्लॉक डील। ये दो कारण ऐसे हैं जो लिक्विडिटी पर थोड़ा सा क्रंच बनाए हुए हैं। IPO से फिर भी मैं नहीं मानता कि बहुत फर्क पड़ता है। 5-15 हजार करोड़ के IPO आ भी जाए, IPO की एक अलग कैटेगरी है, अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह के फंड से वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, और उसमें ज्यादा समस्या है नहीं दीप। दिक्कत मुझे जो नजर आती है दीप, वो एक ही जगह नजर आती है, FIs की तरफ से बिकवाली का दबाव। और FIs के साथ साथ काफी सारे प्रमोटर्स या फिर जो बड़े फंड्स हैं, वो इस मौके का फायदा उठाकर अपनी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। तो एक वो है। अब आइए ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। दूसरा ट्रिगर हमारा, ग्लोबल मार्केट्स में कहां समस्या है? कहीं कुछ नहीं। लगातार 6 दिन से तो S&P रिकॉर्ड बना रहा है। अब इससे ज्यादा S&P क्या करेगा? डाउ कौन सा खराब है? थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा घटता है, अच्छा है। नेस्डेक भी लाइफ टाइम हाई पर है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी ग्लोबल मार्केट से कोई समस्या है। तो आपके लिए ट्रिगर एक ही है कि अगर FIs की बिकवाली
रुकती हुई नजर आती है, या फिर ये खरीदारी के मूड में फिर से आते हैं तो बाजार फिर से चल पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूत ग्लोबल मार्केट्स और एफआईज के बिकवाली के बीच में बाजार सीमित दायरे में रहेगा, ऊपर आएगा, आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा और वहां से फिर से खरीदारी होती दिखेगी। 15,450, 15,600 वो रेंज है जहां पर पिछली बार भी सपोर्ट लिया, इस बार भी उम्मीद करते हैं कि सपोर्ट लेगा। 15,800, 15,900 वो रेंज है जहां पर हम पहुंचते हैं फिर से प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आ जाती है, अभी भी वही समस्या है। सो मेरे ख्याल से थोड़ी सी स्पीड बदली है और हर रोज बाजार को आप ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते। और जब बाजार रेंज बाउंड होते हैं, इस तरह से ट्रेड करते हैं, तभी वो आपका पूरा कन्विक्शन टेस्ट करते हैं। नहीं तो पहले क्या था, अप्रैल मई में तो आप कुछ भी खरीदो ना, पैसा बनता ही बनता है, कभी भी खरीदो पैसा बनता है, सुबह खरीदो दोपहर में बन जाता है, आज खरीदो कल बन जाता है, इस हफ्ते खरीदो अगले हफ्ते बन जाता है। तो वो समय तो गया। अब आपको सोच समझकर थोड़ा अपनी पोजीशन भी कम करना होगा, रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कम करना होगा, पेशेंस भी रखना होगा, होल्ड भी करना होगा। और ये सब अगर आप कर पाएंगे तो जुलाई के महीने में भी पैसे बनेंगे, 100% बनेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो मूड माहौल ठीक है, बने रहिए बाजार में, थोड़ी पेशेंस रखिए, कंसोलिडेशन का दौर है, बट जैसा अनिल जी रोज कह रहे हैं, दोनों तरफ के मौके आपको आते हुए दिखेंगे। तो चलिए सर, आज का थोड़ा सेटअप समझते हैं। कुछ स्टॉक्स में भी एक्शन आने वाला है, उस पर भी आपसे बात करेंगे, पर आज का सेटअप क्या कह रहा है? वापस ज्यादातर पॉजिटिव या न्यूट्रल क्यूज ही है? बिल्कुल, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है। तो ग्लोबल संकेतों को थोड़ा सा टच करना चाहता हूं दीप, और वो ये कि आज जो जॉब के आंकड़े आने वाले हैं, बेरोजगारी के आंकड़े या रोजगारी के आंकड़े, जो भी आप कह दें, जो अमेरिका में आने वाले हैं, वो एक ट्रिगर है। और उस ट्रिगर के हिसाब से मैं आपको बता दूं, हाँ, काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि कल तो 1 तारीख थी, काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, बग्गा साहब कहाँ हैं? 1 तारीख तो बग्गा साहब के नाम है, एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। लेकिन बग्गा साहब ने खुद ही कहा कि मैं ये जॉब आंकड़े जो अमेरिका के आज रात के काफ़ी अहमियत वाले हैं, वो देखने के बाद मैं शो करना चाहता हूं। तो 2 दिन लेट करेंगे तो चलेगा? मैंने कहा अरे सर क्या बात करें, चलेगा क्यों नहीं, दौड़ेगा बिल्कुल जैसा आप कहें। तो बग्गा साहब, पूरी संभावना है कि सोमवार को सुबह 11 बजे आपके लिए एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर एक पर्सपेक्टिव नजरिया, ओपेक की भी बैठक है ना, 2 बड़ी चीजें हैं। तो उस हिसाब से हमने कहा कि कोई बात नहीं, 2 बड़ी चीजें, तो ये 2 बड़ी चीजें आपके सामने आ जाए, जॉब डेटा और साथ ही साथ ओपेक की बैठक, और उसके बाद आपको सोमवार सुबह 11 बजे बग्गा साहब से हम मुलाकात करवा देंगे। तो पूरा ग्लोबल मार्केट, और तो वीकेंड पे भी ढेर सारा एक्शन होता है। अच्छा, प्लस वैसे तो जरूरत नहीं, बग्गा साहब तो अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया है, कभी भी उनको बटन दबाने की देर है, वो सब कुछ पढ़ देते हैं, बोल देते हैं, उन्हें पता ही है। लेकिन फिर भी वीकेंड पर और ज़्यादा आपके लिए वो नॉलेज गैदर कर पाएंगे, और ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे सोमवार को। तो 2 दिनों का एक जो ब्रेक मिलेगा ग्लोबल मार्केट्स पर और ज़्यादा स्टडी करने का, उसका फ़ायदा आप उठाइए। फिलहाल उससे पहले जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ वो मैं बता दूं कि कहीं कोई समस्या नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में, बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, हर तरह से ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है कि अब भी तेजी बनी हुई है, ब्रॉडर मार्केट में तेजी है। S&P 500 पिछली बार मुझे याद नहीं आता कब लगातार 6 दिनों तक रिकॉर्ड हाई बनाया। नेस्डेक ऑलमोस्ट नेस्डेक ने भी इंट्राडे में तो मेरे ख्याल से कल रिकॉर्ड बनाया ही है, जो क्लोजिंग हुए वो रिकॉर्ड हाई पर होती हुई दिखी है। तो ओवरऑल मार्केट्स बहुत अच्छे हैं, ग्लोबल मार्केट से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मार्केट्स के संकेतों पर आ जाइए। एफआईज की तरफ से संकेत नेगेटिव, यही एकमात्र समस्या है बची है हमारे बाजार की। घरेलू फंड की तरफ से जो संकेत है वो पॉजिटिव साइड पर है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। सीरीज की शुरुआत में पुट कॉल रेशियो बैलेंस है 1.2 के आसपास, 1.12 थोड़ा सा कह सकते हैं नेगेटिव साइड पर है, लेकिन हाँ न्यूट्रल रखा है मैंने इसे। बाकी सेंटीमेंट और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सेंटीमेंट आप चाहें तो न्यूट्रल कर सकते हैं, सेंटीमेंट न्यूट्रल कर दें, शायद आपको अच्छा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई अभी तक सेंटीमेंट में बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, रेंज में है, और रेंज में हर रोज आप ऊपर बंद नहीं हो सकते, हर रोज नीचे बंद नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात दीप एक और चीज है, बाजार नीचे जा भी रहे ना, तो ऐसा नहीं कि अचानक से गैप से खुल गया और आपको मौका नहीं मिला। हर रोज बाजार आपको, अगर आपको बाजार में कंफर्ट कम है, आपको भरोसा कम है, आपको डर लगता है, तो हर रोज बाजार आपको ऊपर के लेवल का मौका भी दे रहा है। और वहां पर आप कल 15,750 दिया, परसों 15,835 दिया, उससे एक दिन पहले 15,860 दिया, और 4 दिन पहले 15,900 का हाई बनाया है, 915 का। तो चारों दिन आपको ऐसा नहीं कि बाजार एकदम से गिर गया, कभी हरे निशान में दिखा नहीं कि अगर आप कल नहीं बेच पाए तो आज नहीं बेच सकते। तो बेचने का मौका भी आपको दे रहा है। अगर आपका कंफर्ट कम है, आपको भरोसा कम है और आपको डर लगता है, तो आपको मौका दे रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। तो ये आज के हैं सारे संकेत। दीप।
बिल्कुल सर, तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, चिंता की कोई बात नहीं है। ज़्यादातर सेटअप पॉजिटिव या न्यूट्रल ही है, सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए सर, फिर बड़े लेवल्स बताइए, आपकी नज़र कहाँ पर है आज के लिए? बड़े लेवल्स के लिए आज से दीप 15,575 15,650 ये मजबूत सपोर्ट जोन है और मुझे नहीं लगता कि ये लेवल आज टूटना चाहिए, टूटेगा भी नहीं पूरी तरह से। मुझे लगता है ये इस रेंज में खरीदारी आ जाएगी। 15,575 15,000 ये लेवल कुछ अलग आ रहे हैं। 15,575 15,650 ये है आज का सपोर्ट जोन। 15,790 835 नहीं, 15,575 15,750 सपोर्ट रेंज है और 15,450 से 15,500 दिन के लिए मजबूत खरीदारी का जोन। खैर वो तो आने वाला है नहीं, पिछली बार भी हमने 15,450 15,500 पर 2 दिन लो बनाया और वहां से घूम गए। फिलहाल जो आपके लिए आज का सपोर्ट जोन है वो है 15,575 15,650, इसके नीचे 15,450 15,500 बहुत ही मजबूत ब्लाइंड बाय जोन जिसे हम कहते हैं वो है। ठीक है, अब आइए ऊपर की तरफ। 15,725 15,750 हल्की रुकावट का लेवल है आज। ठीक है, यहां पर हम खुलेंगे और यहां पर हम रुकेंगे। एक बार 15,750 को पार करके टिके तो फिर उसके बाद जो आपके लिए रेंज बनेगी वो 15,790 से 15,835 की बनेगी। ये स्ट्रॉन्ग सेल जोन निकल कर आ रहा है। इस रेंज में आने पर आप प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली कर सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी 34,375 34,550 बैंक निफ्टी के लिए डे सपोर्ट जोन है। ये रेंज आसानी से नहीं टूटेगी, इस रेंज में भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन 34,375 के टूटने के बाद रिस्क बढ़ जाती है। इसके नीचे 33,900 34,000 ब्लाइंड बाय जोन है जहां पर खरीदना भी है, शॉर्ट कवर भी करना है, नई फ्रेश खरीदारी भी जरूर से करनी है। आएगा नहीं, लेकिन आए तो लेवल आपके हाथ में रहनी चाहिए। ऊपर की तरफ 34,900 35,000 पहली रुकावट है, उसे पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक बार पार कर लिया तो वहां से आपके लिए फिर बढ़िया तेजी बनती दिखेगी जो बाजार को 35,200 35,350 की रेंज में ले जाएगी। आज का आज होना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर गलती से किसी वजह से आ जाए तो उस रेंज में सारी आप बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन को छोड़ दें और शॉर्ट भी जरूर करें बिना डरे, चिंता न करें। 35,200 35,350 परफेक्ट शॉर्ट जोन भी है ऊपर की तरफ। ये आपके लिए बड़े जोन हो गए दीप। ये आज की सारी बड़े जोन की पोजीशंस मैंने आपको बता दी जी। क्लियर है सर, तो नजर रखेंगे इन सारे लेवल्स पर और हम देख रहे हैं कि बाजार कैसा भी एक्शन हो, लेवल्स को ज्यादातर दिन में रिस्पेक्ट कर ही रहे हैं। दिन के लिए ट्रेडिंग रेंज क्या है सर? 15,650 15,750 ये दिन की छोटी रेंज है। इसमें बाजार ट्रेड करने की पहले कोशिश करेंगे। इस रेंज के किसी एक और बाहर निकले तो आप लगभग 50 पॉइंट और गिन लीजिए। 15,650 के नीचे 15,600 और 15,750 के ऊपर 15,790 800 समझ लीजिए। ये 40-50 पॉइंट ऊपर के गिन लीजिए। बड़ी रेंज 15,575 15,835 की निकल कर आती है निफ्टी पर। उससे पहले एक छोटा लेवल और बीच में है, वो 15,815 के आसपास का दिखता है। तो बेसिकली 15,800 15,835 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती हुई दिख सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी 34,550 34,900 दिन की छोटी रेंज है ये, जिस पर फोकस करना है। 34,375 से लेकर 35,000 ये दिन की मीडियम रेंज है। ज्यादा संभावना है कि आज पूरा दिन भर हम इस मीडियम रेंज से बाहर ना निकले, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा मूव आ जाए तो नीचे 34,000 ऊपर 35,200 फाइनल रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। कुछ और डेटा मैं आपके सामने रख दूं। एफआईज की इंडेक्स पोजीशन और घटी है 82% से घटकर सीरीज में इस सीरीज की जो शुरुआत हुई थी हमने जुलाई सीरीज की हमने 82% पर की थी। 82% से घटकर हम 72% पर आ गए। तो एफआईज ने इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन अपनी 10% कम कर ली है धीरे धीरे। तो ये आपके लिए पहला डेटा है। पुट कॉल रेशियो नो डाउट बढ़कर आया है 0.9 से 1.12, लेकिन फिर भी वीकली सीरीज की शुरुआत करने के लिए और ओवरऑल ये पुट कॉल रेशियो लोअर साइड पर जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है, आमतौर पर ऐसा दिखता नहीं है। लाइफ टाइम हाई के आसपास जो बाजार में कंफर्ट कॉन्फिडेंस और जो एक मजबूती वाला संकेत चाहिए वो मिसिंग है इंडेक्स में। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? जो लोग तेजी को लेकर ये कहते हैं कि अनाप शनाप तेजी हो रही है, फंडामेंटल्स बैक नहीं है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, ये पुट कॉल रेशियो ये बताता है कि मार्केट लाइफ टाइम पर हाई पर है और जो सेंटीमेंट है वो बहुत ही कॉशियस है। और जब तक इतना कॉशियस सेंटीमेंट आपका लाइफ टाइम हाई के आसपास है तब तक कम से कम आपके बाजार बुरी
तरह से तेजी से एक तरफा नहीं गिर सकते। ये डेटा से बड़ा कंफर्ट आता है। ग्राइंड कर सकते हैं, धीमे धीमे नीचे की तरफ जा सकते हैं, इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। वो हो भी रहा है, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन एकदम से 200-300 पॉइंट किसी दिन निफ्टी गिर जाए या 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर जाए, कम से कम वैसे डेटा नहीं दिख रहे, क्योंकि उतनी लॉन्ग है ही नहीं और ऑलरेडी शॉर्ट्स हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा कंफर्ट है जो इस वक्त दिख रहा है इन डेटा में। तो इंडेक्स में एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन काफी कम, पुट कॉल रेशियो काफी कम, ये दोनों कंफर्ट है। विक्स गिरता हुआ 13% से भी नीचे, अब लगभग विक्स बॉटम के आसपास पहुंच रहा है। आमतौर पर इससे नीचे कम जाता है, 11-12 के आसपास के लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विक्स लेता है। ये आपके लिए डेटा है दीप। क्लियर है सर। तो कंफर्ट है जहां तक पीसीआर का सवाल है, एफआईएस की पोजीशनिंग का सवाल है, विक्स पे भी कोई ऐसी बड़ी वॉलिटिलिटी के संकेत नहीं है। बस देखते हैं बाजार अपनी डायरेक्शन किस तरह चूज करेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो क्या करें आज सर? 15,575 ये एकमात्र स्टॉप लॉस है आपके लिए ट्रेडिंग के लिहाज से। 15,575 यही स्टॉप लॉस लगाएं इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। बैंक निफ्टी पर एक ही स्टॉप लॉस है 34,350। 34,400 के नीचे की मंदी मैं नहीं देख रहा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 50 पॉइंट का और कुशन लेकर 34,350 ये फाइनल स्टॉप लॉस है डे ट्रेडर्स के लिए भी। अगर डे ट्रेडर्स को छोटा स्टॉप लॉस रखना है दीप, तो वो 34,500 का भी रख सकते हैं। चूंकि हम 34,680 पर बंद हुए हैं, ज्यादा दूर नहीं है, तो अगर आपको लगता है तो आप कम का भी रख लें। अदरवाइज 34,350 सही और एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस है आपके लिए। ठीक है, अब आइए शॉर्ट पोजीशन पर। स्टॉप लॉस दूर है, लेकिन वही रखेंगे तो बढ़िया। दूर है 15,900, ये आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। दूर है, अब आप कहेंगे कि यहाँ से तो काफी दूर निकल कर आ रहा है। बिल्कुल आ तो रहा है। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो आप 15,800 के आसपास का भी रख सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये कि जब रेंज बाउंड मार्केट है और रेंज का हायर एंड आपको पता है, तो फिर पहले स्टॉप लॉस छोटा क्यों रखना है? आप 15,900 का ही रखिए, ज्यादा बढ़िया है। और बैंक निफ्टी पर जरूर मैं छोटा ही दे रहा हूँ, 35,050 का। कल भी यही था, आज भी यही है। कल न इंट्राडे बेसिस पर न क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉप लॉस टूटा, न आज टूटेगा। ये सिंपल है जी। क्लियर है सर। तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है, बट रिस्पेक्ट करना है रेंज को, और लेवल्स तो बाजार अपने फॉलो कर ही रहे हैं। नई पोजीशंस के लिए क्या करना है आज सर? नई पोजीशन के लिए दीप खरीदारी करनी है निफ्टी में 15,575 के स्टॉप लॉस के साथ। 15,725, 750, 15,790, 15,815 और 15,835 ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए खरीदारी करनी है। बेसिकली 15,860, 15,890 तक का रास्ता है बेसिकली। लेकिन मुझे लगता है कि 15,800 के नजदीक पहुंचने के बाद से ही प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आना और बिकवाली का मूड बनना शुरू हो जाता है। तो आप 15,835 तक मैक्सिमम लेवल रखिए, वहां पर फुल एग्जिट कर लीजिए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 15,900 तक का इंतजार मत कीजिए। हालांकि वो भी आ जाए तब है बड़ी बात है कि 15,835 भी आ जाए। लेकिन स्टॉप लॉस लाइफ टाइम हाई का जरूर होना चाहिए 15,900, 925 के आसपास का। अगर उसको पार करे तो फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। तो पहले 15,575 ये आपके लिए स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 15,775 से 15,835 की रेंज में मौका देख सकते हैं। हड़बड़ी ना करें, जितना 15,835 के नजदीक बेचेंगे उतना बढ़िया है। इनफैक्ट इस शॉर्ट वाली रेंज को 15,790 से 15,835 कर दीजिए, वहां से भी कर सकते हैं। और बहुत एग्रेसिव है तो 15,775 से करिए। 15,900 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 15,725, 15,700 और 15,675 तीन ही टारगेट है, छोटे टारगेट है नीचे की तरफ के, जिसके लिए आपको करनी है निफ्टी में ऊपर की तरफ बिकवाली। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 34,350 का। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं ये कहता आपको कि आप बेचिए खरीदिए बैंक निफ्टी 34,450, 34,550 की रेंज में। एक ही बात है, स्टॉप लॉस तो 34,350 का ही है, तो नीचे मिले तो और बढ़िया। जितना 34,550 के नजदीक खरीद पाए, 34,450, 550 बढ़िया रेंज है। टुकड़ों में खरीदिए, 600 पर थोड़ा लीजिए, 550 पे थोड़ा ले सकते हैं, 450 अगर मिले तो। स्टॉप लॉस एक ही रहेगा, वो 34,350 का होगा। ऊपर के टारगेट, अच्छा 34,350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, वही से ट्रिगर हो जाए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद सीधा जो लेवल नजर आता है 33,300
34,000, यानी कि 400 पॉइंट नॉन स्टॉप नीचे जगह नहीं है रुकने की, बीच में कहीं रुक जाए तो आपका नसीब, बाकी जगह है नहीं। तो इसलिए 34,375 के नीचे से जो बैंक निफ्टी खराब होगा वो 400-500 पॉइंट एक तरफा जा सकता है, तो वो स्टॉप लॉस आपका होना ही चाहिए। 34,775, 34,825, 34,900, 34,975, 35,050 और 35,150 ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, वो 33,900 से 34,900 से 35,100 इस रेंज में शॉर्ट करें। 35,000 के आसपास से मूड बना लें। एग्रेसिव ट्रेडर हैं 34,900 पर भी कर सकते हैं, 35,100 तक शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका दूर होगा और ये स्टॉप लॉस को रिवाइज कर ले। ये स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 35,000, जो शॉर्ट साइड पर है वो स्टॉप लॉस होगा आपका 35,250। इस स्टॉप लॉस को चेंज करें, 35,250 का स्टॉप लॉस होगा आपका। और नीचे का टारगेट जो बनकर आएगा वो 34,825, 34,775, 34,675, 34,600 और 34,550 ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए करनी है आपको बिकवाली। ये लेवल्स ध्यान में रखिएगा। जी दीप। क्लियर है सर, तो पूरा डेटा विश्लेषण आपके लिए और साथ ही कौन से लेवल्स हैं जहां पर रखनी है नजर। नैल्को बैन में बना हुआ है, अभी तक इस सीरीज में एक ही स्टॉक बैन में आया है और कुछ बदलाव नहीं है, बैन में ही रहेगा नैल्को। सर फंड्स का डेटा रोज हमारी सेम ही बात हो रही है, बट एफआई से एक बार फिर से कंफर्ट नहीं आ रहा है, क्या देखें यहाँ पर, और साथ ही वायदा कारोबार के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं अब? वही ये दीप एक ही चीज है, बाकी और तो कुछ है नहीं ले देकर। मतलब वही 1245 करोड़ की बिकवाली है कैश में, सामने 300 करोड़ के इंडेक्स भी बेचे हैं और इंडेक्स में अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन भी बनाई उन्होंने जो बिकवाली की है। उसके अलावा आप देखिए 408 करोड़ की जो ये बिकवाली फ्यूचर्स में, तो एफआई तो जितना बेच सकते उतना बेच ही रहे हैं, उनकी तरफ से तो बहुत ही क्लियर कट है। तो मतलब बिकवाली का ही मामला दिख रहा है। घरेलू फंड ने 881 करोड़ की खरीदारी की है, तो वो थोड़ा सा ठीक है, कंफर्ट वाली बात है। लेकिन हाँ, ओवरऑल डेटा एफआई की तरफ से खराब ही, पहली बात। अब आइए दूसरी चीज, वायदा कारोबार की तरफ। तुरंत 15,700 का लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी है। 15,680 पर आप बंद हुए, करेक्ट। 20 पॉइंट बढ़ जाएं तब तक खुशी मत मनाइए। 15,700 से आप गिनना शुरू कीजिए कि आप कितने मजबूत हैं, और वो इसलिए कि 15,700 के पुट पर 22 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 26 लाख शेयर हैं, और जो कॉल राइटर्स हैं 20 लाख शेयर कल ही जुड़े और 13 लाख शेयर पुट में कल ही जुड़े। तो ये वो लेवल है 15,700 का जो मेक और ब्रेक वाला लेवल है। इसके ऊपर जाने के बाद 15,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 31 लाख शेयरों का, वो रुकावट के लिए काम करेगा। तो 15,775, 15,800 की रेंज में कहीं न कहीं जाकर रुकना चाहिए एक बार वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। 15,700 इमीडिएट सपोर्ट है, इमीडिएट वो ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल है। और उसके ठीक नीचे जो सपोर्ट आता है निफ्टी का वो 15,600 पर नहीं आ रहा है, वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से 15,500 पर जाकर आता है। तो 15,600 ज्यादा सपोर्ट दिख नहीं रहा है, तो 15,500, 15,800 ये रेंज आपकी वायदा कारोबार के डेटा से निकल कर आती है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दीप देखिए 34,500 इमीडिएटली सपोर्ट है, 9 लाख शेयरों का छोटा ओपन इंटरेस्ट है। 35,000 रुकावट का लेवल है जहां 10 लाख शेयर जुड़े हैं कॉल्स में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो यही रेंज है 34,400, 34,500 नीचे, ऊपर में 34,900, 35,000। ये आपके लिए डेटा की रेंज बैंक निफ्टी पर। जी ओके सर, तो ये है आपके लिए पूरा लेवल का विश्लेषण, डेटा का विश्लेषण। देखते हैं नई वीकली एक्सपायरी शुरू हो रही है, बाजार फाइनली कोई डायरेक्शन चूज करते हैं या नहीं। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और आज अनिल जी की तरफ से आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे भी तैयार है। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? औरोबिंदो फार्मा दीप, और औरोबिंदो फार्मा के फ्यूचर्स खरीदने, ये जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो फ्यूचर्स के, तो उसमें आप बाय औरोबिंदो फार्मा के साथ फ्यूचर्स भी लिख लें। इसके फ्यूचर्स के लेवल है, खरीदारी करने की राय है 950 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 990, 1,000, 1,010 ये 3 टारगेट हैं जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है। औरोबिंदो फार्मा के फ्यूचर्स है 974 पर बंद हुआ है, 950 का स्टॉप लॉस है, बाद में इस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। 990, 1,000, 1,010 ये 3 टारगेट है। जो औरोबिंदो फार्मा की तरफ से ऐलान आया है रिस्ट्रक्चरिंग का, वो इंटरेस्टिंग है, और ये रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यू अनलॉक करने के लिहाज से कर रही है। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने कारोबार को 2 हिस्सों में अलग अलग कर रही है। एक पूरा कारोबार जो इंजेक्टेबल बिजनेस है वो एक साथ हो जाएगा
एक सब्सिडरी में, और बाकी कारोबार एसईजेड रिलेटेड और जो दूसरा सारा जहां पर इनका फार्मा रिलेटेड बिजनेस है वो दूसरी कंपनी में हो जाएगा। अल्टीमेटली जो कंपनी का इरादा है, जो कंपनी पहले कह भी चुकी है कि इंजेक्टेबल कारोबार को या तो उसको अलग से लिस्ट करवाया जाएगा या फिर उसे बेचा जाएगा। मतलब कहीं न कहीं से इंजेक्टेबल कारोबार में जो वैल्यू है उसकी अनलॉकिंग करने के लिए एक बार ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग कर दी है। तो अभी डीमर्जर नहीं हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। ध्यान रखिए इस बात में, दोनों में फर्क है। उन्होंने इंजेक्टेबल कारोबार को अलग किया है, किया अपनी सब्सिडरी में ही है, बाहर किसी को नहीं बेचा है। तो अल्टीमेटली सेकंड स्टेज में जो होगा वो कंपनी या तो आईपीओ लाएगी या किसी बाहर इन्वेस्टर्स को बेचेगी, क्या करेगी वो मैनेजमेंट से जानेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये स्टॉक थोड़ा एक्शन दिखा सकता है। तो 990, 1010 ये 3 टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बहुत गैप से खुल जाए, 1000 रुपये के आसपास खुल जाए, 1010 के आसपास खुल जाए तो फिर इंतजार करें, क्योंकि गैप से खुलने के बाद, हालांकि वैसे तो स्टॉक पिछले 2-3 दिनों में कोई खास भागा नहीं है, कल भी लगभग नीचे ही नजर आया था जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि हमने याद होगा दीप के बीच में जून के मिड में भी हमने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। हालांकि तब ये स्टॉक चला नहीं, लगभग 1000 रुपये के आसपास ही रिकमेंडेशन थी, लेकिन तब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। आज के 2000 में हमने दिया भी था इसी उम्मीद में कि ये आने की तैयारी में, लेकिन तब नहीं आया, थोड़ा डिले होकर आया। हमारा अंदाजा ये था कि शायद जून में ही इसका ऐलान हो जाएगा, लेकिन जुलाई की शुरुआत में ये ऐलान होता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखेंगे तो अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपको 1200 रुपए के टारगेट औरोबिंदो फार्मा के लिए लेकर इसको होल्ड करना चाहिए। जब भी इस बिजनेस का डीमर्जर होगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगी किसी भी तरीके से, तब मुझे लगता है कि इस स्टॉक के लिए बढ़िया तेजी बनती हुई दिखेगी। आज फिलहाल छोटे टारगेट के लिए ट्रेड करें, 990, 1000, 1010, और बहुत गैप से खुल जाए तो फिर छोड़ दें, फिर ना खरीदें, क्योंकि खबर है तो हो सकता है बहुत गैप से भी खुल जाए, वो भी एक दिक्कत है। अगर गैप से ना खुले तो खरीदारी का मौका बन सकता है। बिल्कुल, तो औरोबिंदो फार्मा इस पर करें एक्शन। इंजेक्टेबल्स कारोबार में वैल्यू क्रिएशन की बात कंपनी कर रही है, नजर रखेंगे इस पर। और बात हम कर ही रहे हैं थोड़ी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग की, तो जो खबर अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है उस पर भी नजर रखिए। ईडलवाइज अपना इंश्योरेंस कारोबार बेचने की तैयारी में है, इंश्योरेंस कारोबार से एग्जिट कर रही है कंपनी, ये आपके लिए फिलहाल खबर आती हुई दिख रही है। यूएस की इंश्योरेंस कंपनी की ब्रोकिंग आर्म जे गैलेगर को ये अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। जॉइंट वेंचर है ईडलवाइज का अपनी इंश्योरेंस कंपनी में, और उसका पूरा हिस्सा कंपनी बेचने की तैयारी में। लगभग 70% हिस्सा है ईडलवाइज इंश्योरेंस ब्रोकर्स का, और इसकी वैल्यू लगाई जा रही है करीब 750 करोड़ रुपए की। तो बड़ी खबर आ रही है ईडलवाइज के लिए भी। तो सर यहाँ पर भी एक और वैल्यू क्रिएशन स्टोरी ईडलवाइज की तरफ से आती हुई दिख रही है इस समय, जो अभी अभी खबर आती हुई दिखी है सर। बिल्कुल दीप, ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। 70% हिस्सेदारी एडलवाइज अपनी बेचने की तैयारी में, इंश्योरेंस कारोबार में पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेचकर एडलवाइज काफ़ी समय से कैश रिच होने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी उन्होंने अपने बिजनेसेस में वो अलग अलग पार्टनर्स लाकर उन्होंने अपनी स्टेक डाइल्यूट किए। उसी दिशा में ये एक और कदम है। तो एडलवाइज की तरफ से ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इंश्योरेंस कारोबार में पूरी की पूरी हिस्सेदारी बिकने की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये इस डील की पूरी डिटेल्स के एक्चुअली क्या प्राइस में डील हुई है, क्या वैल्यूएशंस पर हुई, वो भी देखेंगे। लेकिन दीप, अनडाउटेडली बड़ी खबर है एडलवाइज के लिहाज से। जी बिल्कुल सर, बड़ी खबर है एडलवाइज के लिहाज से, नजर रखिए। ये काउंटर भी आपके फोकस में है। औरोबिंदो फार्मा ऑफ कोर्स वैल्यू क्रिएशन स्टोरी आपके लिए आज का स्टॉक ऑफ द डे। आइए आज के अन्य कौन से स्टॉक्स हैं खबरों के दम पर जो एक्शन दिखाएंगे, साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है उस पर भी डालते हैं नजर। कुशल, देवांशी, मानसी और आशीष रोज की तरह हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो यूएस के जून के रोजगार आंकड़े आते हुए दिखेंगे, तो वहां पर आपको फोकस रखना है। इसके अलावा आज फिर से ओपेक प्लस की बैठक भी होने वाली है। इनफैक्ट जून ऑटो बिक्री के आंकड़े जो हैं, जो बचे हुए थे, वो भी आते हुए दिखे हैं। और इसमें सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, आप देखिए हमारा जो अनुमान था उससे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर आंकड़े आते हुए दिखे हैं। कुल बिक्री हमारा अनुमान 3,15,521 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले कंपनी ने 4,69,160 यूनिट्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। तो लगभग 156% की बढ़त आपको इनकी कुल बिक्री में आती हुई दिखी है, डोमेस्टिक आधार पर, और साथ ही एक्सपोर्ट्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। आयशर मोटर्स अनुमान से थोड़े कमजोर हैं, ये मंथ ऑन मंथ फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा अनुमान 45,700 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले करीबन 43,000 यूनिट्स ही कंपनी ने बेचने में सफलता
प्राप्त की है। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 57% की गेन्स है। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दे रहे हैं भारती एयरटेल पर। भारती एयरटेल आज 12:45 जो है एक काफ़ी बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और यहाँ पर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एयरटेल एक नया बंडल प्लान लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, और ये प्लान जो है एयरटेल ब्लैक के अंदर होगा, और ये एक ऑल इन वन प्लान जो है आ सकता है। तो ये हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, और अगर आप देखें तो जो प्लान का मिनिमम रेट है वो 1000 रुपये से शुरू हो सकता है। तो इस पर आपको बड़ा फोकस आज के सत्र में बना के रखना है। साथ ही अगर आप देखें तो जो सुनील भारती मित्तल हैं, उनके कुछ कल के सत्र में बयान आते हुए भी नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि AGR की जो पहली किस्त का भुगतान है वो उन्होंने कर दिया है, और अगले साल जो है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भरते हुए दिखेंगे। पर यहाँ पर जो उन्होंने और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कमेंट किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्री का 2 ऑपरेटर तक सिमट जाना सही नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। साथ ही जो OneWeb में निवेश की हम खबरें आपको बता रहे थे, वो एक काफ़ी बोल्ड स्टेप है, ऐसा सुनील भारती मित्तल कह रहे हैं, और 100% ग्लोबल कवरेज से महज 10 महीने दूर है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं सुनील भारती मित्तल की तरफ से। वोडाफोन आइडिया पर भी नजर रखिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से स्पेक्ट्रम किस्त पर 1 साल की मोहलत मांगी है। इनफैक्ट 2022 में करीब 8,200 करोड़ रुपए का इनको भुगतान करना है, तो इसके लिए 1 साल का समय इन्होंने मांगा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि AGR भुगतान के लिए भी इनको रकम जुटानी होगी, और वैसे भी हमने इनके जब नतीजे आए थे तो उस टाइम पे भी इनकी तरफ से जो फंड इन्फ्यूजन की बात है, जो फंड रेजिंग की बात है, उस पर कोई क्लैरिटी अभी तक भी नहीं आती हुई दिखी है। तो ये एक अपडेट वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी आता हुआ नजर आया। बिल्कुल, तो दोनों टेलीकॉम स्टॉक्स भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया आपको फोकस में आते हुए दिखेंगे। हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी है, 12:45 का इंतजार करें, बड़ा ऐलान आते हुए दिख सकता है कंपनी पर कुछ नई प्लान्स को लेकर। आइए देवांशी से भी जानते हैं कुछ और आज की खबरें। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना होगा। आज फिर से ऑप्टिमस, इंफ्राकॉम जैसी कंपनीज हैं जिन्होंने PLI में अप्लाई किया था, इन सारी कंपनीज पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि आप देखिए PLI स्कीम जो हार्डवेयर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से 14 एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनको मंजूरी मिल चुकी है। अगले 4 सालों में कंपनी को कुल 7,350 करोड़ जितना फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज का भी नाम शामिल है, और काफी समय से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रुझान स्टॉक में भी बना हुआ है। इसके साथ ही ऑटो की जो कंपनीज हैं इस पर आपको नजर रखनी होगी। एक्साइड, अमर राजा बैटरीज, टाटा केमिकल्स जो EV की बैटरीज में शामिल हैं, इन सब कंपनीज पर आज आपको फोकस करना है, क्योंकि नितिन गडकरी जी का बयान आता हुआ दिखा है कि स्वदेशी EV बैटरी में जल्द ही अच्छे विकास की उम्मीद की जा रही है। सरकार EV की जो नीति है उस पर जल्द ही काम कर रही है, और कुछ रिलीफ मेजर्स भी ला सकती है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कोई इंसेंटिव्स मिलते हुए दिखेंगे, साथ ही GST में भी छूट देने पर यहाँ पे विचार होता हुआ दिख सकता है। इसके साथ ही जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इस पर आज आप नजर रखिए। एस है, L&T है, M&M है, इन सब पर आज फोकस होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी अब इलेक्ट्रिक और CNG में शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए काफी ज्यादा रिलीफ मेजर्स आते हुए दिख सकते हैं। ये भी नितिन गडकरी जी का बयान आता हुआ दिखा है, इस पर ये सारे स्टॉक्स आज रिएक्ट कर सकते हैं। NCC कंपनी को जून में करीब 2,150 करोड़ के 5 नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। वाटर, एनवायरमेंट, बिल्डिंग्स और माइनिंग डिवीजन से ये सारे ऑर्डर्स कंपनी को मिले थे जून के महीने में। इसके साथ ही कोल इंडिया और NMDC इन दोनों के प्रोविजनल आंकड़े आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर कोल इंडिया की बात करें तो इनका जो कुल उत्पादन है उसमें 2% तक की बढ़त आती हुई दिखी है, और जो ऑफटेक है उसमें 30% तक की बढ़त आपको जून महीने में आती हुई दिखी थी। इसके साथ ही NMDC की अगर बात करें तो इनके इस बार जो डेटा आते हुए दिखे हैं वो अच्छे हैं। इनका जो प्रोडक्शन है उसमें 18% तक की बढ़त आती हुई दिखे इस बार 2.98 मिलियन टन पर, लेकिन इनकी जो बिक्री है वो इस बार करीब 28% तक बढ़ती हुई दिखी है, 3.18 मिलियन टन पर आती हुई दिखे। तो इस पर भी आज आपको फोकस करना होगा। और आखिर में कोफोर्ज, जहाँ पे 6 जुलाई को पूंजी जुटाने पर बोर्ड की बैठक होने वाली है, और इसी के चलते स्टॉक भी रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। आइए मानसी से भी जानते हैं आज के कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स। मॉर्निंग मानसी, बताइए।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सागर सीमेंट से शुरुआत करूंगी। कंपनी की बोर्ड बैठक हुई और 1:5 के शेयर विभाजन को बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इसके अलावा कैडिला हेल्थ केयर कोरोना वैक्सीन के 5 कोरोना डोज तैयार कर सकते हैं। फिलहाल सिर्फ भारत में ही कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करेंगे, तो इस खबर के चलते कैडिला पर फोकस रहेगा। ल्यूपिन यूएस FDA से सोलोसेक के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। आपको बता दें, ट्राइकोमोनियासिस नामक बीमारी के लिए ये एकमात्र सिंगल डोज ओरल प्रेस्क्रिप्शन है, जिसके चलते ल्यूपिन फोकस में रहेगा। वेदांता अगले 3 साल में कंपनी की $5 बिलियन क्षमता विस्तार की योजना है। अगले 3 सालों में 37,000 करोड़ से ज्यादा की केपेक्स की योजना बनाकर चल रही है कंपनी। ऑयल एंड गैस कारोबार में $2 मिलियन के निवेश की योजना है और बाकी जो $3 मिलियन है वो एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और स्टील में निवेश करने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। कंपनी अपनी क्षमता को 50% तक बढ़ा सकती है। वहीं FY22 में $700 करोड़ के मुनाफे का भी अनुमान है। ये तमाम खबरें जिसके चलते वेदांता पर आज नजर रखनी चाहिए। टाटा पावर कंपनी के साथ टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के अमेलगमेशन को विड्रॉ करने का निर्णय लिया है और कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड के साथ अमेलगमेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। और 2 इनसाइडर ट्रेड्स है मेरे पास। JSW एनर्जी प्रमोटर ने करीब 66,670 शेयर्स की खरीदारी 28 जून के दिन की है और पॉली मेडिक्योर में प्रमोटर ने 1 लाख शेयर की बिकवाली 29 जून के दिन की है। ओके, तो ढेरों खबरों वाले स्टॉक्स आपके लिए जहां पर रखनी है नजर रखनी है ब्रोकरेज एक्शन पर भी। आइए जानते हैं क्या क्या है ये FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए, जेफरीज ने एक लॉन्ग ओनली इंडिया पोर्टफोलियो बनाया जिसमें पहले 16 शेयरों के साथ शुरुआत की जाएगी। एक एक करके स्टॉक का नाम और वेटेज मैं आपके सामने रखता हूँ, स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 10%, ONGC 10% का वेटेज होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ICICI लोम्बार्ड पर करीब 8% का वेटेज होगा। ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस और ICICI प्रूडेंशियल में 7% का वेटेज होगा। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, मारुति सुजुकी, TVS मोटर्स और जुबिलेंट फूडवर्क्स 5% का वेटेज। DLF, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील और कॉन्कोर 4% के वेटेज के साथ इस पोर्टफोलियो का गठन किया जाएगा, तो इन स्टॉक्स पर नजर रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। अंडर परफॉर्म से रेटिंग को बदलकर आउट परफॉर्म की दी गई है। लक्ष्य में भी देखिए मामूली 50 रुपए की बढ़ोतरी की है, 1850 रुपए से बढ़ाकर 1900 रुपए का कर दिया। और ये कह रहे हैं कि स्टॉक ने अगर आप देखें तो निफ्टी को काफी ज्यादा करीब पिछले 6 महीने में 25% से अंडर परफॉर्म किया है। और जिस प्रकार से स्टॉक में कंटिन्यूस करेक्शन देखा जा रहा है, अब फिलहाल मौजूदा भाव पर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो आकर्षक होते जा रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग और टारगेट प्राइस दोनों इंक्रीज किए हैं। वहीं मैक्वारी की भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट आई है जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा और 1800 रुपए का लक्ष्य दिया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज कल के सत्र में काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था। CLSA की रिपोर्ट आई है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 340 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि FY23 की चौथी तिमाही में अगर आप देखें तब तक जो आय में ग्रोथ है काफी शानदार देखने को मिलेगी, जिसके चलते स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स जहां पर एक्शन भरपूर है। क्रिस वुड की रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है जहां पर उन्होंने इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो बनाया। मजे की बात देखिए दीप, इसमें रिलायंस का 10% वेटेज और साथ ही ONGC का 10% वेटेज, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। तो ONGC ये है मेरे लिए इतने बड़े वेटेज वाला। गोदरेज प्रॉपर्टीज 8% वेटेज। तो चलिए, ये इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाए, इस पर भी आगे विस्तार से हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन आइए चलते हैं आगे और एक बार हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वक्त है पिक ऑफ द डे का। स्वागत है आप सबका। गुड मॉर्निंग शुभम जी, करिए शुभ शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा पिक है वो खरीदारी की राय है एशियन पेंट पे। और अगर हम एशियन पेंट को देखें
पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और स्टॉक अपने अहम सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। और डेरिवेटिव डेटा में भी अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे माइनर बिल्टअप्स क्यूमुलेटिव होते हुए दिख रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखना चाहिए। तो एशियन पेंट का 3040 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 67 के आसपास क्लोज हुआ था कल। इस कॉल ऑप्शन को खरीदें, 80 रुपये का लक्ष्य होगा और 59 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो एशियन पेंट पे खरीदारी करें। ओके, एशियन पेंट्स का 3040 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आपको खरीदने की राय है शुभम जी की तरफ से। ये है स्टॉक ऑफ द डे। आइए बंसल जी से भी जान लें। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है या नोटा? नहीं, सुप्रभात अनिल जी। नहीं अनिल जी, नोटा नहीं है अनिल जी। मेरा सेम अनिल जी, मेरा जो पिक है एक्सीडेंटली इंसिडेंटली कनाडा वाले शुभम जी से सेम टू सेम है। तो मेरा पिक ऑफ द डे भी एशियन पेंट है। 2998 का स्टॉप लॉस है, 3067 का टारगेट है। तो पिक ऑफ द डे तो अनिल जी एशियन पेंट है। इसके साथ साथ अनिल जी गुजारिश है मेरी दीपांशु से। देखिए दीपांशु अनिल जी सबका रिकॉर्ड रखते हैं एक्सेल के ऊपर सब चीज़ों का। तो मेरी गुजारिश है दीपांशु से कि एक अलग शीट बनाए वो अनिल जी की, क्योंकि जब अनिल जी फ्राइडे को रेड टी शर्ट पहन के आते हैं तो ऐसा मतलब अनिल जी मेरे को फीडबैक मिलता है कि आपकी कॉल उस दिन रॉक करती हैं। तो क्या है कि एक तो नॉर्मल शीट बनी हुई है, एक रेड टी शर्ट के साथ अनिल जी आपका वो बनाया जाए। और दूसरा अनिल जी एक शिकायत अनिल जी कुणाल जी से, वो फ्राइडे को बिल्कुल मतलब कि पहले टीवी खोल के देखते हैं कि अनिल जी ने कौन से रंग की टी शर्ट पहनी है, फिर वो उस रंग की टी शर्ट निकालते हैं। और अभी मेरे को व्हाट्सएप आया कि कुणाल जी भी रेड टी शर्ट में बैठे हैं। हाँ, तो एक्चुअली कुणाल जी बड़े आदमी ना, उनके पास 50 तरह के कलर की टी शर्ट है। उनको मालूम है कोई भी कलर की पहन के आ जाओ अनिल जी, मेरे पास मिलेगी। वैसे आप और हम तो नहीं कर सकते ना कुणाल जी की। अगर कुणाल जी अगर अलग अलग कलर की पहनने लगे हमारे दिक्कत हो जाएगी। तो आप तो कुणाल जी जो है ना वो करने दें। कुणाल जी आपने ऐसा क्यों किया? अनिल जी पहले आपसे एक सवाल है अनिल जी, ये इतनी लाल टी शर्ट पहनकर क्या संकेत देना चाहते हैं अनिल जी आप? अनिल जी हरे टी शर्ट खत्म हो गए क्या आपके पास? लाइट ज्यादा है, बाकी कलर तो उतने हैं। नहीं, एक्चुअली ग्रीन टी शर्ट जनरली दीप पहनते हैं। मुझे लगा दीप पहन के आएंगे मामला बराबर रहेगा, लेकिन दीप और आज सचिन जी दोनों ने एकदम मतलब पिंक वाली पोजीशन में आए। तो चलिए कोई बात नहीं। हमारी अच्छा एक और लाल टी शर्ट से हमेशा ये मत सोचिए कि मंदी होती है। देखो बुल्स को भड़काने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज के, उनको लाल कपड़ा दिखाओ तो भागते हैं, दौड़ते थे। तो ये समझिए हम बुल्स को चार्ज अप करने के लिए लाल टी शर्ट पहन के आ रहे हैं। ये मत समझिए बंसल जी हम मार्केट गिराने के लिए। तो थिंक पॉजिटिव, हम अच्छा सोचेंगे तो मार्केट बढ़ेगा, नहीं तो बाकी क्या होने वाला है। चलिए आइए करते हैं शुरुआत। बताएं कुणाल जी अपनी आज की पिक ऑफ द डे। अनिल जी अच्छा किया आपने क्लैरिफाई कर दिया, वरना गिरावट का ठीकरा जो है वो आपकी टी शर्ट और मेरी टी शर्ट पर फूटने वाला था। तो अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है, और इससे साबित हो जाता है कि मंदी में नहीं है। खरीदारी की राय है लिंडे इंडिया पर। तो अनिल जी लिंडे इंडिया का चार्ट देखें तो बहुत ही खूबसूरत चार्ट है। स्टॉक में करेक्शन आया, करेक्शन के बाद राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना। कल दीपांशु ने प्रश्न भी किया था, मेरी आवाज नहीं पहुंची। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट लिंडे इंडिया पर आता हुआ दिख रहा है। बाय करके चलने की राय है। पहला टारगेट 1800 रुपए का, दूसरा टारगेट 1900 रुपए का। तो 1800 और 1900 के टारगेट के लिए बाय करें। यहां पर 1650 रुपए पर स्टॉप लॉस सकता है। ओके, 1650 के स्टॉप लॉस के साथ लिंडे इंडिया, ये है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जो पसंद है कुणाल जी को, हमेशा से रही है। यहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। सचिन जी बताएं सर आपका आज का स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर मैं दो स्टॉक्स हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला जो काउंटर है वो है हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पर कल भी हमने खरीदारी करने की ही सलाह दी थी। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है अराउंड 2960 2980 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मुझे लग रहा है वहाँ तक एक बार रैली दिख सकती है। तो 2880 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी ऐड किए जा सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में। एंड जो दूसरा कॉल है वो कंडीशनल कॉल है। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें सन फार्मा एडवांस रिसर्च का, स्पार्क का, तो यहाँ पर 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन काफ़ी मैच्योर हो रहा है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 237 एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो खरीदारी करनी है स्पार्क में 237 के ऊपर, 230 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड लगभग 250 255 के आसपास स्विंग बन सकते हैं आज के सत्र में ही।
ओके, 237 के ऊपर करनी है आपको खरीदारी। फिलहाल 233 पर है, इसको 237 पार होने दें तब खरीदें। 230 का तब आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 250 255 के टारगेट के लिए सन फार्मा एडवांस रिसर्च में करनी है खरीदारी। सुप्रभात सिद्धार्थ जी, बताएं सर आपकी पसंदीदा शेयर आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सभी को। आज का जो शेयर है वो है फार्मा स्पेस से, और फार्मा का जायंट है ये डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज पे खरीदारी की राय है। ये फॉर्मुलेशन बिजनेस में भी है और एपीआई भी बहुत बड़ी कंपनी है जो एपीआई बनाती है। डीवीज के बाद इसी का नंबर आता है एपीआई बनाने में, डॉक्टर रेड्डीज। और स्पुतनिक को भारत में लाने वाली कंपनी भी डॉक्टर रेड्डीज ही है। कोविड के रिलेटेड 2 प्रोडक्ट भी लेके आए हैं डॉक्टर रेड्डीज। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज पे आपको बेट करना चाहिए। इंट्राडे में तो अच्छा चल नहीं सकता है, बट अगर थोड़ा सा लंबी अवधि भी आप रखें तो 6050 6050 का टारगेट हो सकता है डॉक्टर रेड्डीज। ओके, 6050 के टारगेट के लिए, 6050 के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी डॉक्टर रेड्डीज में। आइए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस किया जाए। पहले टेलीकॉम शेयरों पर और स्पेशली भारतीय एयरटेल पर सिद्धार्थ जी आपको देनी है राय। हमारी एक्सक्लूसिव खबर यह भी है कि आज पौन बजे 12:45 पर भारतीय एयरटेल एक बड़ा ऐलान करने जा रही है, जहां एक बंडल प्लान्स का अनाउंसमेंट किया जाएगा कंपटीशन को मजबूत करने के लिए। और साथ ही कल ढेर सारे बयान सुनील मित्तल साहब के भी आए। उन्होंने भारतीय एयरटेल ने एजीआर के पहली किस्त का भुगतान तो कर दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वक्त आ गया है जब इंडस्ट्री साथ में मिलकर एक बेस टैरिफ प्राइस डिसाइड करे, फ्लोर प्राइस डिसाइड करे कि इससे नीचे हम टैरिफ नहीं रखेंगे। टैरिफ प्राइसिंग को लेकर मतलब ये है कि आ जाओ भाई साथ में, अब डिसाइड करते हैं। एक दूसरे से इस लेवल का कंपटीशन करना ठीक नहीं है। भारतीय के लिए अच्छी खबर है, 522 523 खरीदेंगे आप? बिल्कुल खरीदेंगे अनिल जी। बाजार में 2 ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दे सका पिछले 6 महीने 8 महीने में। वो है भारतीय एयरटेल और दूसरा तो आप जानते ही हैं आईटीसी। बट मैं पॉजिटिव हूँ भारतीय एयरटेल पे लंबी अवधि के लिए, क्योंकि जो मित्तल साहब का स्टेटमेंट है एकदम सटीक है कि भारत में सबसे सस्ता टैरिफ प्लान है आज। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बहुत बड़ी आबादी और एक सबसे सस्ता टैरिफ प्लान, यहाँ पे एक फ्लोर बनना जरूर चाहिए और यहाँ से आपको टैरिफ में बढ़ोतरी देखने मिलेगी रादर देन रिडक्शन। तो भारतीय एयरटेल डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ा जो ऐलान आने वाला है उसके ऊपर जरूर नजर रहेगी। पर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ भारतीय पे। हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है इस पे वो 625 रुपए का है। ओके, तो भारतीय एयरटेल में बढ़िया एक्शन आगे चलते हुए हो सकता है। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां आज एक्शन भरपूर रहने वाला है। उनमें से आपकी पसंद के ही शेयर हैं सिद्धार्थ जी। डिक्सन टेक्नोलॉजी, अंबर एंटरप्राइजेज, ये सारी जो कंपनियां हैं जो आपने लगातार रिकमेंड किए। अब ये खबर आ रही है कि पीएलआई स्कीम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुछ 14 एप्लीकेंट्स को मंजूरी दी है, जो इनके लिए अच्छी खबर है। अगले 4 सालों में इन कंपनियों को 7,300 करोड़ से ज्यादा का फायदा होता हुआ दिखेगा। इनमें कुछ नाम डिक्सन टेक्नोलॉजी और बाकी कुछ और कंपनियों के भी हैं, जैसे माइक्रोमैक्स वाली हुई, ऑप्टिमिस हुई। बताएं सर, कहीं कोई आपका इरादा है खरीदारी करने का? बिल्कुल सही पहचाना और याद रखा आपने अनिल जी की डिक्सन और अंबर के लिए तो मैं नीले नीले अंबर पर जाने के लिए हमेशा बात करता हूं। बट आज के तारीख में जो करंट प्राइस है इस पे मुझे लगता है कि डिक्सन पे वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। तो मैं डिक्सन पे ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से एलईडी, मोबाइल फोन, ये सभी पीएलआई स्कीम के अंतर्गत आ गई है। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई, ये ऐसे एक प्रावधान है गवर्नमेंट द्वारा जो ये सारे दोनों कंपनियों को या पूरे सेक्टर को बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी आज के दाम पे मुझे लगता है कि आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। दूसरी सब कंपनियों पे थोड़ी गिरावट की वेट करें, चाहे वो अंबर हो या दूसरी कोई कंपनी हो। ओके, तो ये आपके लिए राय है इस वक्त। एनसीसी ये है वो कंपनी जिसके चार्ट्स देखिए सचिन जी। 2150 करोड़ के कुल मिलाकर 5 नए ऑर्डर मिले हैं एनसीसी को जून के महीने में। मजबूत हैं चार्ट्स?
डेफिनेटली मजबूत है अनिल जी। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छी तरह इसने एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मेंटेन की है। 90 टू 93 के आसपास के स्विंग्स तो मुझे लग रहा है इमीडिएटली बनने चाहिए, एंड जैसे ही ये पर्टिकुलर लेवल ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एस्टैब्लिश हो जाता है तो मुझे लग रहा है 110 के आसपास के स्विंग्स भी जल्द ही होने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। फ्लोर जो बना है स्टॉक में वो लगभग अराउंड 81 के आसपास है, तो 80 का लगाइए स्टॉप लॉस एंड खरीदारी करने की ही सलाह होगी एनसीसी। ओके, तो ये आपके लिए एनसीसी पर राय इस वक्त आती दिख रही है। एनएमडीसी के मजबूत आंकड़े दिख रहे हैं शुभम जी, जो प्रोडक्शन के और सेल के आए हैं। आयरन ओर के आंकड़े जून के महीने के, प्रोडक्शन 18% बढ़कर आया है और सेल्स 28%, बेहद मजबूत आंकड़े हैं। जरा देखिए इसमें कोई खरीदारी का मौका है क्या? अनिल जी, अगर एनएमडीसी में हम देखें, काफ़ी दिनों से यहाँ पे पॉजिटिव डेटा पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है और पूरा का पूरा सेक्टर में भी हमने पहले देखा था कि काफ़ी अच्छा रुझान था। तो मुझे लगता है कि 187 का लेवल कंडीशनल है कि अगर ये क्रॉस हो जाता है आज इस पॉजिटिव न्यूज़ पे, तब एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है, बिकॉज काफ़ी राइटिंग भी है 190 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे। तो अगर ये मूव ट्रिगर होता है तो हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग राइटर्स की तरफ से आता हुआ दिखेगा। तो खरीदारी की राय है 187 के अगर पार निकलता है तब खरीदें, तब 200 तक का टारगेट होगा और एक स्टॉप लॉस हम 182 पे मेंटेन कर सकते हैं और ये ट्रेड होगा 1 से 1.5 हफ्ते के लिए। कुणाल जी, हीरो मोटोकॉर्प देखिए जरा चार्ट से, इसके बड़े दमदार नंबर्स आए हैं, सेल्स के नंबर्स। हमारा अनुमान ये था कि 3,15,000 गाड़ियां ये बेचेंगे, उनके सामने 4,70,000 के आसपास की गाड़ियां बेची। गजब की, मतलब बहुत ही तगड़ी सेल्स आई है, मतलब उम्मीद से बहुत ही ज्यादा। भागेगा आज ये? यानी जी पूरी संभावना है भागने की, और उसकी वजह यह है कि एक अच्छा बेस बना हुआ है। कल भी हमने देखा कि नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी आई, तो मुझे लगता है नहीं जी इसमें दम है। अगला जो रेजिस्टेंस चार्ट पर है वो 3075 पर है, 3075 पर। तो 3075 तक का तो आपको एक सीधी बढ़त देखने को मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि शेयर बिल्कुल भी चला हुआ नहीं है, तो यहां पर काफी बड़ा हेडरूम दिखता है, बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रख ले कल के क्लोज पर 2922 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 3075 के लेवल आए, 3075 तक के लेवल्स आ सकते हैं आगे चलते हुए, यहां पर खरीदारी करने की राय। और सचिन जी ने भी आज अपनी पिक ऑफ द डे के तौर पर तो हीरो मोटोकॉर्प बताया ही है।